आज हम जो है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 7 है लेपेन कोड में। सही है। तो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में पहले हम जो है अल्फा मतलब आपको पता है ना रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, अल्फा बीटा होता है। सही है। तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स पढ़ेंगे। सही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देन बीटा पढ़ेंगे, देन फर्दर प्रोसीड करेंगे। सही है। तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर पर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सही है। ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं। सही। ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कैसे करते हैं कि जो सिंपैथेटिक टोन होती है, मतलब वेजोकंस्ट्रिक्शन सिंपैथेटिक सिस्टम करवाते हैं ना वेजोकंस्ट्रिक्शन, तो उसे ख़त्म करेगी, रिड्यूस करेगी। तो फिर क्या होगा, वेजो डायलेशन होगी। सही है। थोड़ा सी ओपनिंग हो जाएगी वेसल्स की। और दूसरा जो रेजिस्टेंस होती है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है, उसे डिजीज ख़त्म कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो फिर क्या होगा, फिर से वही ब्लड फ्लो नॉर्मली प्रोसीड करेगा, नॉर्मली फ्लो करेगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। सही है। अब जो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव मतलब वो दोनों रिसेप्टर जो अल्फा में फर्दर टाइप्स होती हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, सही है, उन सब में जाके इफेक्ट करेगा। सही है। अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, वो अल्फा 1 पे भी इफेक्ट करेंगे, अल्फा 2 पे भी इफेक्ट करेंगे, तो नॉन सेलेक्टिव होते हैं। और दूसरे होते हैं सिलेक्टिव, वो या तो सिर्फ एक ही रिसेप्टर पे जो है ना एक ही टाइम पे वर्क करेंगे। जैसे कि सिलेक्टिव में अल्फा 1 तो अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, और अल्फा 2 ब्लॉकर तो अल्फा 2 ब्लॉकर्स को जाके इफेक्ट करेगा। सही है, उसे रोकेगा। तो अब अल्फा 2 ब्लॉकर जो है उसकी एक ड्रग है, आप इजीली याद कर सकते हैं, यूहिम्बिन। क्या नाम है इसका, यूहिम्बिन। सही है। अब इसके यूजेस क्या हैं कि ये जो है ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाते हैं मेल्स में, तो फिर वहाँ पे ये यूज़ होती है ताकि वो जो है इरेक्शन हो सके, और सेक्सुअल स्टिमुलेंट होती है। सही है। अब ये जो है कंट्रा इंडिकेटेड किस कंडीशन में है, इसके जो है ना आप CPR याद कर लें, CPR मतलब सीवियस कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में, रीनल डिस्फंक्शन में और साइकेट्रिक कंडीशन में हम ये ड्रग नहीं यूज़ करेंगे। सही है। CPR कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में, साइकेट्रिक कंडीशन में और रीनल डिस्फंक्शन में। तो यूहिम्बिन बस आपका अल्फा 2 ब्लॉकर हो गया, यहीं पे हो गया। सही है। अब जो अल्फा नॉन सेलेक्टिव थे, मतलब अल्फा 1 पे भी ब्लॉक कर रहे थे, अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर रहे थे, तो दोनों को ब्लॉक कर रहे थे, तो मतलब जनरली हमने अल्फा ब्लॉकर कह दिया उसे। उसमें दो ड्रग्स आती हैं, कौन सी, फिनोऑक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन। फिनोऑक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन। सही है। अब फिनोऑक्सीबेंजामीन हम पहले पढ़ते हैं, या तो पहले मैं आपको अल्फा 1 के ड्रग्स भी बता देती हूँ। सही है। अब अल्फा 2 तो आपने पढ़ लिया कि यूहिम्बिन था। सही है। और जो अल्फा नॉर्मली जो नॉन सेलेक्टिव थे वो फिनोऑक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन। अब जो अल्फा 1 जो सिलेक्टिवली अल्फा 1 को जाके ब्लॉक करेंगे, उसके ड्रग कौन से हैं, पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेम्सुलोसिन एंड अल्फ्यूजोसिन। पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेम्सुलोसिन एंड अल्फ्यूजोसिन। सही है। अब टम्सुलोसिन का एक याद कर लें कि टम्सुलोसिन जब भी आपको याद आए ना, तो आप याद कर लें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। जब मतलब प्रोस्टेट में सेल ज़्यादा बढ़ जाते हैं या ट्यूमर हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, मतलब हाइपरप्लेजिया हो जाता है ना तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो जाता है, तो उसमें जो है टम्सुलोसिन हम देते हैं। सही है। अब जो फिनोऑक्सीबेंजामीन, सही, पहले हम फिनोऑक्सीबेंजामीन करते हैं। सही है। फिनोऑक्सीबेंजामीन क्या करते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं। जैसे मैंने बताया नॉन सेलेक्टिव है, तो जाहिर सी बात दोनों को ब्लॉक करेगा। और ये जो ब्लॉकेज होती है वो इरिवर्सिबली, मतलब एक बार अगर रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, उसके बाद जो है ना वो रिवर्स नहीं हो सकता, वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो चुका है। सही है। नॉन कॉम्पिटिटिव होती है। सही है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, 24 आवर्स। अब इसके एक्शन क्या क्या होते हैं, एक्शन पहले तो कार्डियोवास्कुलर पे होता है। सही। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है ब्लड वेसल में, उनको जो है रोक देता है, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होने देती है ये ड्रग्स जो होती हैं। सही है। तो वेजो डायलेशन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वेजो डायलेशन हुई, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हुआ, तो ब्लड प्रेशर जैसे ही रिड्यूस होगा, तो हमारे बेरो रिसेप्टर जो है ना सेंस करेंगे कि भाई ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, तो वो क्या करेंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देंगे। तो मतलब रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया हो गया, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया उसकी वजह से, वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से। तो मतलब ये थोड़ा सा गुड पॉइंट नहीं है, बल्कि बैड पॉइंट है कि रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया यहाँ पे हो रहा है। सही है। और यहाँ पे देखें ब्लॉकेज ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर की वजह से क्या होगा, जब ये जो है ना अल्फा 1 को भी ब्लॉक करें, अल्फा 2 को भी ब्लॉक करें, तो अल्फा 2 को जब ब्लॉक करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाएगा। नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। अब इसको हमेशा याद रखें, जो अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर वो कहाँ पे होते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। अल्फा 1 क्या कहाँ पे होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो अल्फा 1 जो है वो क्या करते हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन को ज़्यादा, अगर उसे अल्फा 1 को हम कोई भी स्टिमुलेट जाके करें, तो वो क्या करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। सही है। ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा नॉरएपिनेफ्रिन को। पर अगर अल्फा 2 नॉर्मली क्या करता है, नॉरएपिनेफ्रिन को डिक्रीज़ करता है। सही है। डिक्रीज़ करता है क्योंकि ये इनहिबिटरी होता है, ये प्रीसाइनेप्टिक पे होता है अल्फा 2। तो अल्फा 2 को ही हम ब्लॉक कर देंगे, जो मतलब अल्फा 2 क्या कर रहा था, नॉरएपिनेफ्रिन को डिक्रीज़ कर रहा था, पर हमने अगर अल्फा 2 को ही ब्लॉक कर दिया, तो फिर क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाएगा। सही है।
तो हमने यहाँ पे अल्फा 2 को ही ब्लॉक कर दिया, इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया, तो नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज़ हो जाएगा। नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज़ होगा तो वो जो है कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि इसके हार्ट पे थोड़ा सा बहुत इफेक्ट होता है, सही है। और एपिनेफ्रिन रिवर्सल, मतलब जो एपिनेफ्रिन वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, तो ये ड्रग्स देंगे अल्फा 1 अल्फा 2 वाले रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले ड्रग देंगे, तो वो एपिनेफ्रिन को डिक्रीज़ कर देगा, एपिनेफ्रिन को डिक्रीज़ कर देगा कैसे, और उसकी वजह से जो एपिनेफ्रिन वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा था वो भी कम हो जाएगी। वेज़ोकंस्ट्रिक्शन कम होगी तो फिर क्या होगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, तो हमें वही चाहिए था, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना। और इसके यूजेस क्या होते हैं, क्रोमोसाइटोमा, मतलब ट्यूमर हो जाता है ना एड्रीनल मेडुला में, तो उसकी वजह से क्या होता है, एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा निकलता है। तो एपिनेफ्रिन ज़्यादा निकलेगा तो हमें नहीं चाहिए ना एपिनेफ्रिन, अब तभी तो हम एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट दे रहे हैं, सही है। तो उसमें हमारा ये यूज़ होता है फियोक्रोमोसाइटोमा, मतलब ट्यूमर ऑफ एड्रेनल मेडुला में। और दूसरा फ्रोस्ट बाइट में, फ्रोस्ट बाइट जो हो जाती है ना जब ईयर्स में, नोज़ की टिप पे, सही है, वो जब सर्दी में मतलब बिल्कुल फ्रोस्ट बाइट हो जाती है। और दूसरा होता है रेनॉल्ड डिजीज़, ये भी डिजीज़ है, आप अगर पढ़ना चाहें तो फिर गूगल कर लीजिए। और एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, ये पोस्टीरियल हाइपोटेंशन, क्योंकि ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है हाइपोटेंशन होगी, तो वो पोस्टीरियल हाइपोटेंशन करवाएगा। और दूसरा जो है इनहिबिट इजैकुएशन बिल्कुल इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि ये जो है इजैकुएशन कौन करवाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम करवाता है, तो हम सिंपैथेटिक सिस्टम को ही इनहिबिट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इजैकुएशन भी इनहिबिट हो जाएगी। और दूसरा होगा रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया, वो तो मैंने बता दिया कि रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया क्यों होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो बायोरिसेप्टर टेकीकार्डिया करवा देंगे। और नेज़ल स्टिफनेस हो जाएगी, थोड़ा नोजिया वोमिटिंग तो हर ड्रग में होती है, सही है। अब दूसरी ड्रग आती है फेंटोलामिन। फेंटोलामिन जो है कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर है, ये याद रखिएगा। फिनोक्सीबेंजामिन क्या थी, नॉन कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर थी, सही, नॉन कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर थी, पर ये जो है कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर है, सही, कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर है। अल्फा 1 अल्फा 2 की उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, 4 आवर्स, इसका कितना था 24 आवर्स, सही है। अब यूजेस क्या है, वही सेम यूजेस क्रोमोसाइटोमा में, क्रोमोसाइटोमा में। और दूसरा जो है ये डर्मल नेक्रोसिस भी प्रिवेंट करता है, सही, डर्मल नेक्रोसिस प्रिवेंट करता है। उसके अलावा जो है ना, और हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाते हैं जब क्लोनिडीन एक ड्रग होती है, ऐसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, तो उसको जो है ना बंदा जैसे ही एब्रप्टली, मतलब बिल्कुल सडनली विदड्रॉ करता है, छोड़ता है, तो फिर क्या होता है, उसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये जो है ना फेंटोलामिन देते हैं। अब ये कंट्राइंडिकेटेड किस कंडीशन में होती है, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये एंजाइनल पेन देती है, ड्रग देने का मतलब चांसेस होते हैं, तो एंजाइनल पेन देने के चांसेस होते हैं, और उसके अलावा एरिथमियास के। तो फिर उसकी वजह से जो है ना हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या करते हैं, कंट्राइंडिकेटेड होती है, तो हम नहीं देते। साइड इफ़ेक्ट्स वही सेम जो उसके थे फिनोक्सीबेंजामिन के थे, कि रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया होगा, वही सेम, पोस्टीरियर हाइपोटेंशन होगा, बस वही। अब होते हैं सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। अल्फा 2 सिलेक्टिव तो हमने पढ़ लेना, उसमें सिर्फ एक यूहिम्बिन आ रहा था जो हमने बताया कि सेक्सुअल स्टिमुलेंट है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, सही है। अब अल्फा 1 ब्लॉकर्स कौन से थे, पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन, एल्फिजोसिन, टेराजोसिन, टेमसिलोसिन, सही है। ये इतने मतलब मुश्किल नाम नहीं है, एक बार आप पढ़ेंगे तो ईजिली आपको याद हो जाएंगे, सही है। ये क्या है, कॉम्पिटिटिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स है, सही है। ये ड्रग्स जो है सारी जो है ना यूरिन में एक्सक्रीट आउट होती हैं, पर डॉक्साजोसिन जो है ना वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होती, बल्कि फेसेस में जो है एक्सक्रीट आउट होती है, और इसका ड्यूरेशन जो है ना वो लॉन्गेस्ट होता है डॉक्साजोसिन का। और एक्शंस क्या होते हैं, ये ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं। ब्लड प्रेशर को कैसे लोअर करते हैं, जो स्मूथ मसल्स होती हैं आर्टरीज और वेन्स में, उनको क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा विड्थ बढ़ जाती है, एरिया बढ़ जाता है ब्लड वेसल का, ताकि ब्लड जो है ना नॉर्मली पास हो और ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज़ होता है, सही है। और इसके अलावा जो है ना वही सेम ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, कैसे, स्मूथ मसल को वो रिलैक्स कर रहे हैं आर्टरीज और वेन्स की। और दूसरा पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज़ कर रहे हैं, सही, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज़ कर दिया। और ये इसका गुड पॉइंट है कि ये GFR वगैरह में कोई चेंज नहीं लाता, रीनल ब्लड फ्लो में या कार्डियक आउटपुट में, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा कि एक तो रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया कर रहा था, तो उसकी वजह से जो है ना कार्डियक आउटपुट हो रहा ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, सही, तो वो जो है ना ज़्यादा चेंज यहाँ पे नहीं होगा, तो ये गुड पॉइंट है, सही है इसका। और टेमसिलोसिन जैसे मैंने बताया कि वो क्या कर रहा था, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए यूज़ हो रहा था, इसका कोई ब्लड प्रेशर में काम नहीं है, तो ये सिलेक्टिव होता है प्रोस्टेट और ब्लैडर के लिए। तो ये वहाँ पे क्या करता है, यूरिन फ्लो थोड़ा सा इंप्रूव करता है, और सिम्पैथेटिक टोन को जो है ना वो डिक्रीज़ करता है, ताकि वो ब्लड जो है ना ज़्यादा जाए प्रोस्टेट और ब्लैडर की तरफ, और यूरिन फ्लो भी नॉर्मली अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है। और इसके यूजेस क्या होते हैं, सिम्प्टोमेटिक बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया, जो टेमसिलोसिन हमने पढ़ा वही यूज़ होता है, सही है। और उसके अलावा जो है ना लिपिड प्रोफाइल को भी बेटर करता है, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को डिक्रीज़ करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है, तो उस हिसाब से। और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी
इम्प्रूव करता है, सही है। ऐसे हाइपोग्लाइसीमिया बिल्कुल नहीं करवाएगा, नॉर्मल रखेगा, सही है, ग्लूकोज को। और फर्स्ट डोज इफेक्ट मतलब कि अगर हम जो है ना इन ड्रग्स को पहली बार ड्रग बिल्कुल ही हम नॉर्मल डोज में दे रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल पेशेंट को देते हैं, तो नॉर्मल डोज में फर्स्ट टाइम देंगे तो उसको जो है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसका हाइपरटेंशन हो जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो इसलिए हम जो है ना फर्स्ट डोज इफेक्ट जो है ना ऐसे होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले डोज में थोड़ा सा क्वांटिटी कम देते हैं, 1/4 या 1/3 देते हैं। नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल वाली क्वांटिटी नहीं देते, बल्कि 1/4 या 1/3 देते हैं, ताकि ये बिल्कुल ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन ना हो। तो एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, एक फ्लॉपी आयरस सिंड्रोम होता है। फ्लॉपी आयरस सिंड्रोम इतना खासा मतलब नहीं लिखा हुआ था, बस फ्लॉपी आयरस सिंड्रोम इसका एडवर्स इफेक्ट है। और वही एजुकेशन की इनहिबिशन होती है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम को जो है ना इनहिबिट कर रहा है। और इसके अलावा जो है ना ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, वो तो हर किसी में हो रहा है, और डिजीनेस, हेडेक। दिस वाज द एंड ऑफ द अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, सही है। तो आप जो है ना प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, यू मे इट वुड बी माइट बी इट वुड बी हेल्पफुल। नेक्स्ट हम जो है ना बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे, देन पार्शियल एगोनिस्ट, और जो जनरली अल्फा बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे, सही है। थैंक यू।